हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सूर्यकांत के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप इकोनॉमिक्स में 90 या 90 से अबव स्कोर खड़ा कर सकते हैं। सिंपल है, मैंने बड़े लॉजिकल तरीके से बताया है कि इसकी दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्शन बी में आपको आएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेक्शन ए और बी के दोनों कुल मिला के कितने क्वेश्चन हैं, कितने एमसीक्यू हैं, कितने शॉर्ट आंसर 1 है, शॉर्ट आंसर 2 है, लॉन्ग आंसर है, जो आपको नंबर लेने में मदद करेंगे। क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कितना लिखें हम, 3 नंबर के मार्क्स के लिए हम कितना लिखें, 4 नंबर के लिए मार्क्स के कितना लिखें, 6 नंबर के लिए मार्क्स के लिए कितना लिखें। एक पूरा पैकेज, पूरा स्ट्रेटेजी बना के आपको दिया है। आशा करता हूं कि अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे आप जरूर स्कोर खड़ा कर लोगे। फिर बाद में बताया कि आपको इसकी डायग्राम, इकोनॉमिक्स में डायग्राम का बड़ा महत्व होता है, उसका ध्यान रखें। कीवर्ड जो होते हैं जिनके इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमता रहता है, उनको अंडरलाइन करें। जो पॉइंट आप एक्सप्लेन करोगे, पॉइंट्स को ठीक से अंडरलाइन करें, सो दैट कि जो एग्जामिनर है उसका नजर उस पॉइंट पे टिके और वो टिक करता हुआ आगे भाग जाए जहां उसका पेन रुकेगा। यानी कि आपने कटिंग ओवर राइटिंग कर दिया है, आपने बड़े लंबे लंबे पैराग्राफ बीच में कोई स्पेस रखे बिना डाल दिए हैं, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। जहां जहां उसका पेन रुकेगा वहां वहां वो कतले गारत कर देगा, वहां वहां नंबर काटेगा। जैसे जैसे उसका पेन स्मूथ घूमेगा वैसे वैसे आपको नंबर मिलते जाएंगे। सो हर एक पॉइंट के बाद जब दूसरा पॉइंट लिखें तो एक लाइन का स्पेस रखें, सो दैट उसको स्मूथ सब कुछ दिखता जाए, वो टिक लगा के आगे बढ़ता जाए। ज्यादा लिखना नहीं होता। ये भी मैंने बताया कि मानो 3 मार्क्स का है तो आप 3 पॉइंट एक्सप्लेन करिए। 3 पॉइंट एक्सप्लेन 100 से 120 वर्ड तक कर दीजिए। आपका 4 नंबर का है, आप 4 पॉइंट एक्सप्लेन करें, 150 से 200 वर्ड तक ले जाएं। आपका 6 नंबर का है, आप उसे 6, 7, 8 पॉइंट जितनी आपकी कैपेसिटी लिखने की क्षमता है, मैक्सिमम 7, 8 पॉइंट तक जाएं। 200-300 वर्ड के बीच में उसको खत्म करें। तो उसकी एक लिमिट भी रखें जिससे आपके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी हो, उसको ज्यादा मटेरियल कम पैराग्राफ में दिखे और वो संतुष्ट हो जाए। आप इकोनॉमिक्स में इधर उधर की गप्पे नहीं लगा सकते, इधर उधर की कोई बात अपने से बना नहीं सकते, तो उसका सेट लैंग्वेज है, उसके भीतर ही आपको रहना है। लॉ को फिगर बना के एक्सप्लेन कर दें, अगर कोई फिगर कहीं रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड तो कोई जरूरत नहीं। सो यही चीजें जो मैंने आपको बताई है, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा। न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आप पहले 2 सेकंड और थर्ड चैप्टर को तैयार करें। सेकंड चैप्टर आपका है नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स, यानी कि उसमें पूरा एक्सप्लेन में बताया है जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक इनकम क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या है। वो सारी टर्म है, उसमें वो सारी टर्म है जो टर्म आपकी इस्तेमाल होंगी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय, इसलिए उसका नाम है नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स, यानी कि वो सारे कंपोनेंट जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में काम आने हैं। फिर आ गया नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का आपको पता है 3 मेथड से कैलकुलेट होती है, वैल्यू एडिशन मेथड, फिर एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। ये तीनों मेथड का कुछ को पूछता है न्यूमेरिकल में। वो वैल्यू एडेड का छोटा सा न्यूमेरिकल दे देगा, एक फुल न्यूमेरिकल लॉन्ग आंसर में देगा नेशनल इनकम का, चाहे वो एक्सपेंडिचर मेथड से होगा या वो इनकम मेथड से होगा। इसके अलावा वो प्रैक्टिकल में ज्यादा नहीं पूछता, सिर्फ यही एक चैप्टर है जिसमें प्रैक्टिकल होता है। बाकी पूछता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, समझे ना, और कमर्शियल बैंकिंग का क्रिएशन ऑफ मनी, जो क्रेडिट, जो कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करते हैं, डिपॉजिट के ऊपर लोन देते जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे बाकी की प्रैक्टिकल, लेकिन जो मेन प्रैक्टिकल है वो रहेगा नेशनल इनकम का। तो ये सारी चीजें मैंने लिख के बताई हैं। अब आपको मैं डिटेल में एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए मेरे साथ, मैंने लिखा क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 सेक्शंस। सेक्शन ए मैक्रो, सेक्शन बी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, MCQ 20 of 1 marks each, 20 marks, short answer 4, 3 marks each, 12 marks, short answer 2, 6, 4 marks each, 24 marks, long answer 4, 6 marks each, 24 marks। देखो मिला के आपके 80 मार्क्स बन जाएंगे। आगे मैंने बताया आपको टिपिकली कि उसकी वर्ड लिमिट क्या होगी। शॉर्ट आंसर 1 3 पॉइंट्स अप टू 100 वर्ड्स, शॉर्ट आंसर 2 4 पॉइंट्स अप टू 120 वर्ड्स या 150 वर्ड्स, लॉन्ग आंसर 6 पॉइंट्स मिनिमम, दीज आर द मिनिमम पॉइंट। आपकी राइटिंग कैपेसिटी हो तो एक आधा पॉइंट आप बढ़ा सकते हैं। तो लॉन्ग आंसर 6 पॉइंट्स अप टू 200 to 250 वर्ड्स। टॉपिक ऑफ न्यूमेरिकल मैंने लिखा नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट्स, ये सेकंड चैप्टर है। देन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम अंडर डिफरेंट मेथड। नेशनल इनकम को आप वैल्यू एडिशन के तरीके से भी निकालते हैं, आप इनकम मेथड से भी निकालते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, रियल और नॉमिनल जीडीपी का कंसेप्ट क्या है। रियल जीडीपी से बेनिफिट होता है क्योंकि आउटपुट बढ़ता है। आउटपुट बढ़ने से जो जीडीपी बढ़ता है वो रियल जीडीपी है। लेकिन अगर प्राइस बढ़ने से जीडीपी का वैल्यू बढ़ जाए तो वो नॉमिनल जीडीपी है, यानी कि उसमें आउटपुट नहीं बढ़ा, प्राइस के कारण से बढ़ गया तो वो नॉमिनल है।
लोगों का बेनिफिट होता है रियल जीडीपी से। जब क्वांटिटी ज्यादा बनती है, लोगों के हिस्से में चीजें ज्यादा आती हैं, उनका बेनिफिट होता है। कंसेप्ट ऑफ डिफ्लेटर, यानी कि डिफ्लेटेड हो गया, हम नॉमिनल जीडीपी को रियल में कैसे कन्वर्ट करें, रियल को नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करें। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैलकुलेट करना, छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, मल्टीप्लाई, क्रेडिट मल्टीप्लाई। थ्योरी में लिखा, गो थ्रू बाय ऑल द टॉपिक्स थ्रू कंसेप्ट thoroughly for conceptual understanding। ये आपको conceptual understanding के लिए बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे आप मैट्रिक में सोशल स्टडी पढ़ रहे थे, तो बीच में से कुछ भी पूछ ले। इसी तरह जब आपने थारो को टॉपिक पढ़ लिया होगा, बीच में कुछ भी आ जाएगा तो आप शॉर्ट आंसर भी निकाल लोगे, लॉन्ग आंसर भी निकाल लोगे। फिर देखा सम स्पेशल टॉपिक्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये वो टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है मनी एंड बैंकिंग। आपको मनी का क्रिएशन कैसे हुआ, मेरा वीडियो भी देख सकते हैं। मनी वाटर सिस्टम से रूपी में आया, और रूपी से प्लास्टिक मनी से आया, प्लास्टिक मनी से ई मनी से आया। गवर्नमेंट बजट में आपको फिस्कल डेफिसिट वगैरह, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज का रेट कमोडिटी के बेसिस पे सिलेक्ट होता है कि जैसे फॉरेन करेंसी है, उसका डिमांड और सप्लाई उसकी प्राइस को सेटल करता है, दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। इफ द एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज फेवरेबल, हमें पेमेंट देने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इफ द इंपोर्ट इज ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अनफेवरेबल। ड्रॉ डायग्राम, अंडरलाइन द की वर्ड्स एंड द की पॉइंट्स। ये हो गया इसका। अब मैं आपको जाते जाते ब्रीफ देना चाहता हूं कि आप मेरे उन वीडियो को देखिए जो मैं नेशनल इनकम पे बनाऊंगा। ऑलरेडी 2 वीडियो हैं, आप मेरे चैनल पे देखिए, वो वीडियो नेशनल इनकम के जो ऑलरेडी हैं बने हुए। मैं आपको बता दूं कि आप उस कॉन्सेप्ट को देखिए जो मैंने बताया है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम। फिर जब आपको वो कॉन्सेप्ट ठीक से आ जाएगा कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम क्या होता है, तो आप कोई भी प्रैक्टिकल कर लोगे। किसी भी प्रैक्टिकल को करने के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना जरूरी है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तो प्रैक्टिकल के लिए आपको फार्मूले याद नहीं करना पड़ेंगे। नहीं तो आप बहुत सारे टीचर, बहुत सारे फार्मूले, तो आप ऐसे देखिए जाते जाते। दिस इज डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। पहले इसको समझिए, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है डोमेस्टिक, जो कंट्री के विद इन टेरिटरी में, कंट्री के अंदर रह के हमने जो जनरेट करा इनकम। ये आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक इनकम होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और नेशनल इनकम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ध्यान रखें, पहले आपको ये आना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम का कंसेप्ट है क्या। जब वो डोमेस्टिक इनकम पूछे तो आपको ये पता रहे ये नेट होता है और इधर फैक्टर कॉस्ट होता है। ऐसे जब वो नेशनल इनकम पूछे, ये भी जहां नेट होता है और जहां फैक्टर कॉस्ट होता है। अब रही बात की डिफरेंट मेथड में, जब आप डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करोगे तो कैसे आपका निकलेगा। मानो आप कर रहे हैं इनकम मेथड से कैलकुलेट नेशनल इनकम, इनकम मेथड में जब आप सारी फैक्टर इनकम को जोड़ दोगे, ऐसे जैसे आ गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसको जोड़ोगे, प्लस रेंट, प्लस इंटरेस्ट, प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। इनको जोड़ोगे, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, ये आपको ध्यान रहे। उसके बाद आगे करना आसान हो जाएगा। इसके जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो रिजल्ट आएगा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब इनको सम करोगे तो इसका सम आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये नेट क्यों, नेट इसलिए कि आपने इनकम को ऐड करा है। इसमें मशीनों का इस्तेमाल, तो अगर एक्सपेंडिचर मेथड होता या वैल्यू एडिशन मेथड होता, तो एक्सपेंडिचर मेथड में जो प्रोडक्ट है जिसपे आपने पैसा खर्च करा, उसमें उसका डेप्रिसिएशन लिया, उसका प्रॉफिट लिया, सब कुछ है। लेकिन जो इनकम है, तो इनकम जो प्रोडक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लेबर को वेज मिल गया, लैंडलॉर्ड को रेंट मिल गया, तो उसमें डेप्रिसिएशन का कोई कंसेप्ट नहीं है। इसलिए ये जो कैलकुलेट करके आएगा वो फिगर नेट होगी। डोमेस्टिक क्यों है, क्योंकि इसमें अभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड नहीं करा। नेशनल इनकम नेशनल तब बनती है जब आप जो कंट्री के अंदर रह के हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी करी, उसमें जोड़ देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इन द सेंस हमारे लोग बाहर से कितना कमा के लाए और बाहर के लोग इधर से कितना ले गए, जो उसका सरप्लस है, जो हम ज्यादा कमा के बाहर से लाए,
वो नेट फैक्टर इनकम इसमें जब तक ऐड नहीं करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब तक ये डोमेस्टिक रहेगा। और ये एफसी क्यों है? एफसी ये इसलिए है कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं बना है जिसको बेचा और उस पर जीएसटी लग गया है। तो ये हमें बेच मिली, उसमें जीएसटी का कोई कंसर्न नहीं है, हमें बेच मिली, उसमें डेप्रिसिएशन का कोई कंसर्न नहीं है, इसलिए ये फैक्टर कॉस्ट है। ये ध्यान रखें, ये फैक्टर कॉस्ट इसलिए है कि जहां कोई प्रोडक्ट बन के नहीं बिका है, सर्विसेज बिकी हैं और सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगा है। ये नेट क्यों है? क्योंकि इसमें मशीनों के इस्तेमाल करने से जो प्रोडक्ट बिका, प्रोडक्ट नहीं बिका है, ये सर्विसेज की डिलीवरी हुई है कि आपने किसी को सैलरी दे दी, किसी को रेंट दे दिया, किसी को इंटरेस्ट दे दिया। तो ये नेट इसलिए है क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन नहीं। ये फैक्टर कॉस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें जीएसटी नहीं। तो इसका सम दिया आएगा। अब वो क्वेश्चन में आपको पूछ ले जो भी, अब अगर आपको क्वेश्चन में पूछे बताओ इसका जीडीपी एमपी बताओ, तो आपको पता है कि आपका जो फिगर आएगा नेट है, इसको ग्रास बनाना है तो आप क्या करोगे? प्लस डेप्रिसिएशन। ये डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है, अगर मानो आपको ये जीएनपी पूछ लिया उसमें, जीएनपी, तो आपने इस डोमेस्टिक को नेट, ये है नेट का ग्रास बनाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस, डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस फैक्टर कॉस्ट को एमपी बनाना है ये, तो एट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ऐसे करके जो भी वो पूछेगा आप बना लोगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे एक्सपेंडिचर होता है। अब मैं आपको जाते जाते ये बताऊं कि अगर एक्सपेंडिचर मेथड हो, देखना है, अगर आपका एक्सपेंडिचर मेथड है तो इसमें हमारे खर्चे होंगे। क्या क्या खर्चे होंगे? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये हो गए प्राइवेट लोग जो घरों में करते हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, उनकी रूटीन की मील के लिए, उनकी यूनिफॉर्म के लिए खर्च करती है। तीसरा क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट्स, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। जो हम एक्सपोर्ट करेंगे उस पर हमारा खर्च होता है। चौथा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये डोमेस्टिक कैपिटल जो फॉर्मेशन है ये कैसे बना? ये बना डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो आपने इन्वेस्ट कर दिया है पैसा, इन्वेस्ट मशीनों में, ये इन्वेस्ट आपने मशीनों में कर दिया है, या फिर जो आपके पास इन्वेंट्री बच गया है, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। अगर यहां ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह उसने लिख दिया हो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब इस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट। जब खाली इन्वेस्टमेंट दी है तो आपको इसमें ऐड करना है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को ऐड करना है। अगर उसने ये दे दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो फिर आपने इन्वेंट्री को ऐड नहीं करना, वो ऑलरेडी उसके अंदर है, ये ध्यान रखिए। अब रही बात कि एक्सपेंडिचर मेथड से जो रिजल्ट आएंगे, देखिए आप इन सबको जोड़ देंगे, ये जो रिजल्ट आएगा ये क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब बताओ इसमें और इनकम में कितना चेंज आ गया? ये ग्रॉस क्यों बना? आपने एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर मान लो आपने फ्रिज खरीदा, आपने एसी खरीदा, तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। पेन मैंने खरीदा, इसके अंदर मैन्युफैक्चरर ने डेप्रिसिएशन इंक्लूड करके मुझे दिया है। डेप्रिसिएशन वो अपने से नहीं देगा, वो कस्टमर से नहीं देता है, तो डेप्रिसिएशन इससे इंक्लूड है इसमें, इसलिए ग्रॉस बना। डोमेस्टिक क्योंकि कंट्री के अंदर का है, ये डोमेस्टिक है प्रोडक्ट। मार्केट प्राइस क्यों बना? क्योंकि जब मैंने प्रोडक्ट खरीदा तो इसमें जीएसटी ऐड हो गया, इसलिए मार्केट प्राइस। तो इस ग्रास में ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, इंक्लूडेड है इसमें डेप्रिसिएशन भी है और मार्केट प्राइस इसमें इसलिए है कि इसमें जीएसटी भी, ये दोनों चीजें इसमें इंक्लूड है। अब जब आपको ये पता हो तो इनको सम करके दिया आता है। अब उसने बोला नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऐसे पूछ लिया उसने, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आपने निकालना है, तो आपने ग्रास को नेट में बदलना है तो क्या करोगे? माइनस डेप्रिसिएशन। आपने डोमेस्टिक को नेशनल में बनना है तो क्या करोगे? एट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आपने एमपी को एफसी पे लाना है, एमपी को एफसी पे लाना है तो लेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको वो बेसिक लॉजिक बताए जिसके लिए आपको थोड़ा कम ही समझ में आया होगा। आज तक जो आपने देखा, जो आपको करवाया होगा, सबने फार्मूले लिख दिए, ये फार्मूला फार्मूला बनता कैसे है वो मैंने आपको बताया। नेचुरल उनका रिजल्ट क्या आता है, जब वो रिजल्ट आपको पता होगा तो आगे की फिगर आप कैलकुलेट कर देंगे।
आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। आपके समक्ष नई नई वीडियो लेके आता रहूंगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, देखते रहिए।